फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो है और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। एंड आई नो आपके सवाल होंगे कि वीडियो अपलोड क्यों नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा बिजी चल रहा था, इस वजह से नहीं है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड कंटिन्यूसली होता रहे, जिससे आपकी पढ़ाई या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आसानी से आपको मिल जाए, राइट। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना समय वेस्ट किए हुए। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी। काफ़ी स्टैचू अब आ गई है मार्केट में, राइट। सो स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी किनको डेडिकेटेड है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैंगलोर गए हैं, बैंगलोर के एयरपोर्ट पे। वहाँ पे एयरपोर्ट की 2 स्ट्रिप्स का भी उन्होंने उद्घाटन किया है और स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी को भी अनवील किया है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी जो है वो डेडिकेटेड है नदा प्रभु कंपेगौड़ा, राइट। नदा प्रभु कंपेगौड़ा। आपको भी पता है बैंगलोर में एयरपोर्ट हो या बस स्टेशन हो, कंपेगौड़ा हर उन्हीं के नाम पे सारी चीज़ों को रखा गया है। तो इसलिए नदा प्रभु कंपेगौड़ा का ही स्टैचू अनवील किया गया है, जिसे स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी कहा जा रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है इसके, ये देखिए, ये जो स्टैचू है वो 108 फीट की ब्रॉन्ज से बनी हुई है, राइट। ब्रॉन्ज की स्टैचू है 108 फीट, और इसकी वजह से ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और हाईएस्ट, आप बोल लीजिए, ब्रॉन्ज से बनी हुई कोई स्टैचू है, मेड स्टैचू है, करेक्ट, वर्ल्ड के। इसे वर्ल्ड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी डाला गया है, क्योंकि 108 फीट के अभी तक ब्रॉन्ज की कोई भी मूर्ति या स्टैचू कहीं पर भी पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, करेक्ट। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इस मूर्ति के हाथों में एक 4000 kg का स्वॉर्ड है, तलवार। ये भी आपको याद रखना है, राइट। 4000 kg का स्वॉर्ड है। इसकी लागत कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपीज़, करेक्ट। अब नदा प्रभु कंपेगौड़ा है कौन? देखिए 16th सेंचुरी के टाइम पे विजयनगर एम्पायर के ये एक क्या हुआ करते थे? चीफ हुआ करते थे, विजयनगर एम्पायर के चीफ। करेक्ट। और विजयनगर एम्पायर के किंग के साथ ये गए थे एक्सपेडिशन में हंटिंग करने के लिए बैंगलोर, और वहीं पे इन्होंने इस सिटी को फाउंड किया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ बैंगलोर, फाउंडर ऑफ बैंगलोर। सो नदा प्रभु कंपेगौड़ा इज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर। जब ये हंटिंग करने गए थे तो इन्होंने बैंगलोर का जो आज का एरिया है वहाँ पे 4 कोनों में इन्होंने कर दिया था और कहा था कि यहाँ पे एक सिटी डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन इनकी ये थी, ही मेड 1000 राइट, ही मेड्स 1000 लेक। वहाँ की वाटर सप्लाई के लिए उन्होंने 1000 झील का निर्माण किया था, करेक्ट। और इसलिए बैंगलोर, आप सभी जानते होंगे कि बैंगलोर को सिटी ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है, सिटी ऑफ 1000 लेक्स। इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फन फैक्ट और बताता हूँ। एक टाइम पे क्वेश्चन कभी आया हुआ करता था कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसे कहा जाता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके स्टैटिक पार्ट से हमेशा पूछे जाते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक फिनलैंड में एक जगह है जिसे टेम्पियर कहा जाता है, फिनलैंड की टेम्पियर। इस पर्टिकुलर एरिया को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा सिटी ऑफ 1000 लेक ऑफ इंडिया, तो आप क्या बोलिएगा? बैंगलोर इज नोन एज द सिटी ऑफ 1000 लेक। और इसलिए क्योंकि यहाँ पे नदा प्रभु कंपेगौड़ा ने 1000 झीलों का निर्माण किया था वहाँ की वाटर सप्लाई के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है, ओके। चलिए, और इसे स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी, बाकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ, ये सारी चीज़ें करके सीरीज़ में कंप्लीट करा दी है, तो आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कवर अप हो चुका है, करेक्ट। नाउ कम टू द वंदे भारत एक्सप्रेस। जब स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी को लॉन्च किया गया तो वहाँ पे साउथ इंडियाज़ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस को भी लॉन्च किया गया। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडिया का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज मैसूर टू कोयम्बटूर, मैसूर टू कोयम्बटूर, करेक्ट, वाया बैंगलोर होते हुए ये जाएगी। तो ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। आपको पता होगा वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में, इनका इनिशियल नाम ट्रेन 18 रखा गया था। ट्रेन 18, कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है ट्रेन 18 क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। और रिसेंटली एक और वंदे भारत एक्सप्रेस, जो 3rd वंदे भारत एक्सप्रेस थी, वो कहाँ से कहाँ चली थी? वो चली थी आपकी मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद, आई थिंक,
करेक्ट। मे भी अब इसे चेक कर लीजिएगा एक बार, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद, जिसमें मोदी जी ट्रैवल भी किए थे, तो ये थर्ड वंदे भारत एक्सप्रेस थी, करेक्ट। तो वंदे भारत एक्सप्रेस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी मैक्सी स्पीड जो है वो 160 किलोमीटर पर आवर के अप्रॉक्सीमेटली है। और वंदे भारत अपने आप में एक अलग टाइप की ट्रेन है, रीज़न भी क्योंकि जनरली क्या होता है, ट्रेन को लोकोमोटिव या इंजन खींचते हैं सारे कोचेस को, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस एक इस टाइप की ट्रेन है क्योंकि उसके हर एक कोचेस में इंजन लगी हुई है और हर एक कोच इंजन की तरह काम करती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही कम समय में बहुत ही फास्टली स्पीड पकड़ी जा सकती है और बहुत ही कम समय में उसे ब्रेक भी लगाया जा सकता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। तो ये आप याद रखिएगा, करेक्ट, वंदे भारत एक्सप्रेस। और इस बार के बजट के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि इंडिया के अंदर हम कम से कम 400 विद इन 1-2 ईयर के अंदर 2023 तक 400 नए वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करेंगे। तो अभी तो 3-4 वंदे भारत लॉन्च हुए हैं। जो पहला वंदे भारत था वो न्यू दिल्ली से कटरा वैष्णो देवी तक के लिए लॉन्च किया गया था। मे भी आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चला था। दूसरा वंदे भारत चला था न्यू दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। तीसरा वंदे भारत आपको मैंने बता दिया मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद, आई थिंक। ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, करेक्ट, ये आप देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज द शिवाजी शॉर्ट। देखिए, न्यूज़ में होने के पीछे का रीज़न क्या है कि अभी रिसेंटली कल्चरल मिनिस्टर ने कहा है कि हम शिवाजी की स्वॉर्ड को इंडिया ले करके आएंगे। कब? 2024 से पहले। 2024 क्यों? क्योंकि 1674 की अगर हम बात करें तो 2024 ये टोटल हो जाएगा 350 ईयर्स, राइट। तो ये कह रहे हैं, और ये 64 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस दिन हुआ था कोरोनेशन ऑफ शिवाजी एज ए किंग के रूप में इनका कोरोनेशन हुआ था, इनको ताज पहनाया गया था। तो ये किंग बने थे 1674 के टाइम पे, राइट। तो इसलिए कह रहे हैं कि इनके 350 जब इनकी कोरोनेशन सेरेमनी होगी तो तब तक हम इंडिया में शिवाजी की स्वॉर्ड को लेकर के आ जाएंगे। कहाँ से? लंदन से इंडिया लाएंगे। और इस पर्टिकुलर स्वॉर्ड जो लंदन में आज के डेट में है, उस स्वॉर्ड का नाम क्या है? जगदम्बा। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जगदम्बा स्वॉर्ड, करेक्ट। वैसे शिवाजी महाराज की 3 तलवारें थी। 3 तलवारों में से एक का तो नाम क्लियरली पता नहीं है, ठीक है, बट एक और नाम है जिसे भवानी कहा जाता है। और भवानी जो तलवार है वो आज सतारा में रखा हुआ है। और जगदम्बा जो तलवार है वो ब्रिटिशर्स इंडिया से लंदन ले करके गए थे। कौन लेके गए थे? देखिए, ये जो जगदम्बा तलवार थी ये गिफ्ट किया गया था। गिफ्टेड बाय हुम? गिफ्टेड बाय शिवाजी 4। इन्हीं के एंसेस्टर थे, नॉट एंसेस्टर मतलब लाइक सक्सेसर्स, शिवाजी 4। और इन्होंने किंग ऑफ वेल्स उस टाइम पे थे, किंग्स ऑफ वेल्स। कौन? एडवर्ड 7। बड़े शौकीन थे ये वेपन्स के, उनको गिफ्ट कर दिए थे जब ये मात्र 11 ईयर्स के हुआ करते थे, मात्र 11 साल के थे। और उस टाइम पे ये किंग बने थे शिवाजी 4, और उन्होंने किंग एडवर्ड को कर दिया था गिफ्ट। कब? 1875 के टाइम पे, 1876। आप ये टाइमलाइन भी याद रख सकते हैं। इस टाइम पे उनको गिफ्ट कर दिया गया था और वही ले जा करके वहाँ पे इस पर्टिकुलर तलवार को रख दिए थे, करेक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं आपको फन फैक्ट्स बताऊँ तो आपको शिवाजी महाराज के बारे में कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स याद रखने हैं। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 1600 के आसपास हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो संभाजी भोसले उनके पिताजी का नाम था, करेक्ट। यहाँ पे आपको 2 बैटल याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। एक तो बैटल ऑफ पुरंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था आपका 1665 के टाइम पे। बैटल ऑफ पुरंदर फाउट किया गया था मराठा वर्सेस मुग़ल आर्मी के साथ, करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा बैटल है, दैट इज़ बैटल ऑफ सिमगढ़, सिंघड़ करके एक बैटल है, सिंघड़, जो आपको बैटल ऑफ तानाजी में दिखाया गया था। यहाँ पे इनके जो जनरल थे महाराजा शिवाजी महाराज के, तानाजी मालुसारे वर्सेस, ठीक है, और मुग़ल आर्मी की तरफ से उदय भान थे। तो ये 2 बैटल आपको याद रखना। ये हुआ था 1770 के टाइम पे, सिमघर करके एक बैटल हुई थी। तो ये 2 बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको याद रखना। बैटल ऑफ, ये हुआ था तानाजी मालुसरे, तो ये भी शिवाजी महाराज की तरफ से ये बैटल लड़ी गई थी, करेक्ट, क्लियर है। और अफजल खान को जो मारा गया था, बहुत ही फेमसली कहा जाता है, वो बेसिकली बीजापुर के जो सुल्तान थे, उनके आर्मी जनरल थे, तो वो काफ़ी पहले लड़ी गई थी। वो अप्रॉक्सीमेटली 1650s के टाइम पे लड़ी गई थी, जहाँ पे शिवाजी महाराज ने उनका गला काट दिया था। ये आपको याद होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है।
चलिए मूव करते हैं महालोक कॉरिडोर। आई होप आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, महाकाल लोक बहुत फेमस है ये। अब ये महाकाल लोक है क्या? देखिए, उज्जैन के अंदर एक टेम्पल है, महाकालेश्वर टेम्पल, राइट। उसी का रिनोवेशन चल रहा है। पहले 2 एकड़ में थी, इसको एक्सटेंड करके काफ़ी बड़ा किया जा रहा है। 24 एकड़ से भी आगे बड़ा किया जा रहा है। इसको 2 फेजेज़ में रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, काफ़ी अच्छी लागत में लगा करके। तो महाकाल लोक जो पूरा ये कॉरिडोर बनेगा उस टेम्पल का, उस टेम्पल के कॉरिडोर का नाम क्या रखा गया है? महाकाल लोक। और ये टेम्पल किसका है? अगर मैं महाकाल की बात करूँ, महाकाल का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ टाइम, और ये सिग्निफाई होती है किस चीज़ को? शिवा, लॉर्ड शिवा को सिग्निफाइड किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि 64 टोटल ज्योतिर्लिंग है। 64 ज्योतिर्लिंग में टोटल 12 महाज्योतिर्लिंग है, ठीक है, महाज्योतिर्लिंग। उन 12 महाज्योतिर्लिंग में से एक महाज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में सिचुएटेड है, करेक्ट। ये ऐसा मैथोलॉजिकल कहानियों से आपको सिग्निफाई किया जाएगा। और ये यहाँ पे ये एक प्लेस ऑफ शक्तिपीठ भी है। शक्तिपीठ आपको पता होना चाहिए कि जो माता सती के टुकड़े हो गए थे उसमें से एक टुकड़ा यहाँ पे भी गिरा हुआ है। तो ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ज्योतिर्लिंग भी है, शक्तिपीठ भी है। उसी तरीके से देवघर में ज्योतिर्लिंग भी है, शक्तिपीठ भी है, और भी बहुत सारे हैं, लाइक सोमनाथ का मंदिर हो गया, आपको केदारनाथ का मंदिर हो गया। ये सारी जगह पे क्या है? एक ज्योतिर्लिंग है। तो महाकाल कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो कहाँ है? उज्जैन, करेक्ट, ठीक है, उज्जैन। और उज्जैन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। उज्जैन को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया। प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि सूर्य सिद्धांत जो किताब लिखी गई थी 4th सेंचुरी के टाइम पे, उसमें मेंशन किया हुआ था कि उज्जैन एक एकमात्र जगह है पूरी दुनिया में जहाँ पे प्राइम मेरिडियन, आपको पता है प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच, कभी कभी आप देखेंगे ग्रीनविच ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन आज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे होता है, करेक्ट। और ग्रीनविच इंग्लैंड के अंदर एक जगह है जिसको हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन कंसीडर किया, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रीनविच ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि सूर्य सिद्धांत के अनुसार उज्जैन एक ऐसी जगह है जहाँ से प्राइम मेरिडियन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट करती है, बट एग्जैक्टली नहीं करती है, क्योंकि आज हमारा जो ग्रीनविच चुना गया है वो ब्रिटेन के अंदर है। लेकिन उस पर्टिकुलर बुक में 4th सेंचुरी में बोला गया कि लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो उज्जैन के पास एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे होना चाहिए, उज्जैन में। और उसी पर्टिकुलर प्लेस पे ये महाकाल लोक कॉरिडोर इस्टेब्लिश्ड है। तो इसलिए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उज्जैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इस कॉरिडोर पे जो द्वार बनेगा उस द्वार का नाम रखा गया है नंदी द्वार, ये भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो महाकालेश्वर टेम्पल है ये बनवाया किसने है? ये बनवाया है आपको रानोजी सिंधिया ने, रानोजी सिंधे, ठीक है, रानोजी सिंधे ने इसको पर्टिकुलर इस जो मंदिर है उसको बनवाया है, करेक्ट। और उसी का रिनोवेशन आप कह सकते हैं या एक्सपेंशंस अभी हो रहा है महाकाल कॉरिडोर। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। और उज्जैन की बात करें तो ये यहाँ पे कौन सा रिवर जो है? सिप्रा रिवर के आसपास है। और आपको उज्जैन से भी बात करें अगर हम, तो आपको भी पता है कि कुंभ का मेला 4 जगहों पे होता है, जिसमें एक उज्जैन है। 4 जगह वो कहाँ होते हैं जहाँ पे कुंभ मेला होता है? लाइक नासिक, करेक्ट, उज्जैन, हरिद्वार एंड प्रयागराज। प्रयागराज इन 4 जगहों पे होता है हर 12 ईयर्स पे। और आपको पता होना चाहिए कि कुंभ का मेला किसने स्टार्ट करवाया था? हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो कुंभ के मेले के लिए भी उज्जैन काफ़ी फेमस है। क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना वन वेव, देखिए वन वेव क्या है? ये एक इंग्लैंड की, टू बी प्रिसाइज यूके की एक सैटेलाइट सिस्टम है, करेक्ट, यूके की सैटेलाइट सिस्टम है। तो वन वेव न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसरो की हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल, राइट, उससे इस पर्टिकुलर वन वेव सैटेलाइट को ऑर्बिट में इंस्टॉल्ड किया गया, करेक्ट, इस वजह से न्यूज़ में है। तो ये वन वेव सैटेलाइट की एक पूरी कॉन्स्टलेशन है, पूरी कॉन्स्टलेशन है वन वेव सैटेलाइट की, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 648 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करने हैं। कहाँ? ऑर्बिट्स में 464। और अभी रिसेंटली जो थी वो कौन सी लॉन्च थी? 15th लॉन्च,
सॉरी 14th लॉन्च ऑफ थी, और इससे भेजा गया अप्रॉक्सीमेटली 462 सैटेलाइट्स ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए गए हैं। ठीक है, 460, ये 14th लॉन्च से टोटल 36 वन वेव सैटेलाइट भेजे गए थे इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसमें 36 सैटेलाइट्स थे। इस 36 सैटेलाइट को मिला करके 462 सैटेलाइट्स ऑलरेडी वहाँ पे कॉन्स्टलेशंस में हो गए। अब बचे कितने हैं, 4 लॉन्चेस और बचे हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि इंडिया की इसरो ही इस पर्टिकुलर 4 लॉन्चेस को कंडक्ट करेगी और सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट पे इंस्टॉल्ड करेगी, तो जिससे कंप्लीट हो जाएगा 648 सैटेलाइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। तो अभी न्यूज़ में ये है कि इंडिया की इसरो कि आपको पता होगा जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ये इंडिया की हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल हुआ करती थी, करेक्ट। कितनी वेट है इसकी, 644 टन, हेवीएस्ट। और ये लॉन्च व्हीकल यूज़ किया जाता था जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो काफ़ी दूर होता है, 36,000 किलोमीटर के आसपास फ्रॉम द अर्थ से भेजा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जाता है। जनरली कम्युनिकेशन सैटेलाइट वहीं पे भेजे जाते हैं। लाइक आप कह सकते हैं जैसे हमारे देश का नाविक सिस्टम की सैटेलाइट्स है, वो भी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे भेजी गई है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे। तो ये हेवीएस्ट है, और इस पर्टिकुलर इतनी ऊंचाई तक भेजने के लिए हमें बहुत हेवी लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होती है। तो GSLV मार्क 3 जो है वो इंडिया की सबसे हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल अब तक की, करेक्ट। इसके 2 सीरीज भी है, मार्क 1, मार्क 2, बट मार्क 3 जो है वो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट है। अब क्योंकि इसरो की GSLV लॉन्च व्हीकल का यूज़ करके इस वन वेव को भेजा गया, लेकिन ये वन वेव जो सैटेलाइट सिस्टम है उसे हमने कहाँ भेजा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे। तो हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे नहीं भेजा, इसलिए इंडिया की जो इसरो की कमर्शियल विंग है, दैट इज़ न्यू स्पेस, ये आप याद रखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये इसरो की कमर्शियल विंग है, कमर्शियल सैटेलाइट विंग, राइट। मतलब इस एक कंपनी बनाई गई है, सेंट्रल सेक्टर पब्लिक एंटरप्राइज। मोदी जी ने इस पर्टिकुलर कंपनी को 2019 के टाइम पे कंस्टिट्यूट किया, और इसका काम है कि ये कंपनी बहुत सारे सैटेलाइट्स को, अलग अलग कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेगी और उसे भेजेगी। तो ये कमर्शियल आर्म ऑफ, आप इसको कह सकते हैं कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो है। ठीक है, और इससे, इस पर्टिकुलर लॉन्च से क्या होगा कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे भेजने वाला पहला कमर्शियल, क्योंकि ये सरकार की सैटेलाइट्स को नहीं भेज रही है, ये प्राइवेट कंपनीज़ की, वन वेव एक प्राइवेट कंपनी है, राइट। वन वेव सैटेलाइट जो है वो इंग्लैंड गवर्नमेंट की एक सैटेलाइट सिस्टम है, और दूसरा भारती एयरटेल के साथ जॉइंट कोलैबोरेशन है। तो भारतीय एयरटेल, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, दोनों मिल करके सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च कर रही है, जिससे क्या होगा कि हम लोग सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सेवा एयरटेल इंडिया में लॉन्च कर सकती है, करेक्ट। तो ये एक प्राइवेटली ऑपरेटेड मिशन है जिसको भेजा जा रहा है, और इसरो की ये जो पर्टिकुलर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो एक कमर्शियल आर्म है जो भेजती है और उससे पैसे अर्न करती है, करेक्ट। तो इसरो की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSLV मार्क 3 जब भेजा गया, तो इसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने के कारण अब इसका नाम रख दिया गया इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल का, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, इसे बोला जाता है LVM-3। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ऑप्शन में दिखेगा, GSLV नहीं दिखेगा। मार्क 3 से आप समझिएगा कि जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, क्योंकि लॉन्च व्हीकल इसलिए करा दिया गया क्योंकि अब ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस किसी भी ऑर्बिट पे सैटेलाइट सिस्टम के लिए यूज़ किया जाएगा मार्क 3 को, राइट। इसलिए उन्होंने इस जियो सिंक्रोनस वर्ड को ही हटा दिया, कहा कि सिंपली लॉन्च व्हीकल है, इससे हम जियो सिंक्रोनस में भी भेज सकते हैं, मिडिल में भी भेज सकते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट में भी भेज सकते हैं, करेक्ट है। ठीक है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, LVM-3। और इस पर्टिकुलर जो लॉन्च के लिए जो यूज़ किया गया था LVM-3M2, तो ये आपको याद रखना है, करेक्ट। तो इसरो की हेवी सैटेलाइट का नाम क्या हो गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिससे 36 वन वेव सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है सक्सेसफुली। और इस पर्टिकुलर ये फर्स्ट ऐसी प्राइवेट मिशन थी जो, और इससे हमारा क्या हो गया है कि इसरो के लिए एक कमर्शियल कंपनी की तरह एक्ट करना अब आसान हो गया है अब बहुत, क्योंकि इतना अभी तक जितने भी GSLV के लॉन्चेस हुए, टोटल 5 हुए हैं, तो GSLV ने इस रॉकेट को यूज़ करके सरकार की ही मिसाइलों सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा है। बट अभी फर्स्ट टाइम ऐसा है कि किसी दूसरे प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट को भेजा गया है, करेक्ट है, वन वेव सैटेलाइट, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ, ये पूरा सैटेलाइट का वेट कितना था, तो 5.7 टन था, ठीक है। कुल मिलाकर के बोलूँ तो 644 टन प्लस 5.7 टन, क्योंकि काफ़ी
हेवीएस्ट सैटेलाइट सिस्टम थी, ठीक है। ओके, आपको याद रखना वन वेब सैटेलाइट जो है वो भारतीय एयरटेल, इंडिया की भारतीय एयरटेल कंपनी के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन है। और ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज को पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड करना, ठीक है। भेजा गया था किस लॉन्च व्हीकल से? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से भेजा गया था, और जिसके बाद इंडिया बन गई है लाइक वन ऑफ द इसरो कंपनी बन गई है जो प्राइवेट लॉन्च सैटेलाइट को ऑर्बिट्स पे भेजने का काम करेगी। क्लियर? चलिए अब इसी पे आगे बढ़ते हैं। स्काई रूट। अब देखिए स्काई रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैदराबाद की एक कंपनी है। दिस इज ए हैदराबाद बेस्ड कंपनी, स्पेस कंपनी है स्काई रूट। इसने अभी एक लॉन्च व्हीकल बनाया है जिसका नाम रखा है इन्होंने विक्रम एस, दैट मीन्स विक्रम सीरीज। तो स्काई रूट कंपनी पहली ऐसी इंडिया की प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसके पास अपनी लॉन्च व्हीकल है। जैसे आप देखते हैं कि स्पेस एक्स के पास क्या है? लॉन्च व्हीकल। तो स्पेस एक्स सरकार की कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, करेक्ट। सेम उसी तरीके से स्काई रूट इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी है जो लॉन्च व्हीकल अपना अब लॉन्च व्हीकल स्टार्ट करेगी। उसकी लॉन्च है 14 नवंबर के आसपास, जिसमें कुछ इंटरनेशनल और इंडिया के छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भेजा जाएगा सब ऑर्बिटल में, करेक्ट। विक्रम एस, तो विक्रम 1 2 3 4 5 6 करके टोटल 6 लॉन्च व्हीकल ये बनाएंगे। अभी 3 बन चुका है, करेक्ट, और 3 आने वाला है। तो ये इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट लॉन्च व्हीकल कंपनी है, स्पेस सेक्टर कंपनी है जिसने प्राइवेट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करा है, करेक्ट। क्लियर? तो विक्रम एक्स क्या है? दिस इज ए लॉन्च व्हीकल। क्लियर? और दूसरी कंपनी जो हो जाएगी इंडिया की वो होगी अग्निकुल। अब अग्निकुल की अग्निदूत करके है, लॉन्च व्हीकल का नाम उन्होंने रखा है, अग्निकुल कंपनी का नाम है, अग्निदूत लॉन्च व्हीकल का नाम है। तो ये भी सेकंड इंडिया की कंपनी बन जाएगी अपनी कमर्शियल लॉन्च के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो विक्रम एस लॉन्च व्हीकल है वो किस चीज़ से चलेगी? सो ये बेसिकली 2 लिक्विड्स को यूज़ करेगी। एक तो सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल्स, मतलब सॉलिड प्रोपेलेंट्स फ्यूल्स को, प्लस क्रायोजेनिक। और जीएसएलवी मार्क 3 भी क्रायोजेनिक इंजन से ही चलती है, राइट। अब होगा क्या कि ये इतना ज़्यादा हेवीएस्ट नहीं है, बहुत ही छोटा है, करेक्ट। छोटा लॉन्च व्हीकल है, मतलब है कि ज़्यादा वेट नहीं है इसका। तो ये आपको हायर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक नहीं जा सकती, लोअर अर्थ ऑर्बिट तक नहीं जा सकती, मिडिल। ये कहाँ तक जाएगी? सब ऑर्बिटल्स, मतलब अर्थ से 80 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 80 किलोमीटर अबव तक सैटेलाइट को इंस्टॉल करने का काम करेगी, क्योंकि ये इतना हैवी नहीं। लेकिन ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफ़ी हद तक इसरो की कॉस्ट को कम किया जाएगा। अभी रिसेंटली इसरो ने एक SSLV लॉन्च किया है। आपको पता होगा इसरो के पास 3 लॉन्च व्हीकल है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट, और थर्ड वन है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, करेक्ट। ये 3 है। तो अभी SSLV को भी इंडिया ने लॉन्च किया है कि छोटे मतलब कम दूरी तक जाने के लिए बहुत ही लाइटेस्ट लॉन्च व्हीकल। इवन इससे भी लाइटेस्ट है ये विक्रम एस जिसको यूज़ किया जाएगा, करेक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, क्योंकि लॉन्च व्हीकल में काफ़ी कॉस्ट इनकर होता है एक लॉन्च करने में, और जितना हल्का होगा उतना कम कॉस्ट होगा। जब हमें बहुत हायर ऑर्बिट्स पे नहीं भेजने हैं सैटेलाइट्स तो हमें ऐसी लॉन्च व्हीकल की रिक्वायरमेंट होगी, और इससे काफ़ी रेवेन्यू सेव हो सकती है। जिन्हें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को भेजना है तो या फिर सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स को भेजना है, तो ऐसे सैटेलाइट्स के लिए छोटी दूरी तक तय करने वाली लॉन्च व्हीकल होना ज़रूरी है। तो प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट किया जा रहा है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कि आप स्मॉलर लॉन्च व्हीकल बनाएं। इवन आप हेवियर भी बना सकते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर नासा बनाती थी तो अब स्पेस एक्स बनाती है। तो इंडिया के भी अंदर अगर कोई प्राइवेट प्लेयर है जो जीएसएलवी से भी पावरफुल लॉन्च व्हीकल अगर बनाने के लिए रेडी है तो वो बना सकती है। हो सकता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में काफ़ी हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल आ जाए, जब उनके पास अच्छी खासी फंडिंग हो तो आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, करेक्ट। तो सब ऑर्बिटल पे सेंड किया जाएगा। क्लियर है? स्काई रूट पहली ऐसी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी अपनी लॉन्च व्हीकल उन्होंने बनाई है, विक्रम एस, करेक्ट। आई होप स्काई रूट भी कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक। चलिए बात करते हैं प्रोजेक्ट जोरावर की। देखिए प्रोजेक्ट जोरावर एक इंडियन आर्मी की प्रोजेक्ट है। इंडियन आर्मी को अप्रॉक्सीमेटली 350 लाइट टैंक्स, मिलिट्री टैंक्स चाहिए, लाइट वेट, करेक्ट। कितना लाइट वेट? 25 टन से नीचे,
करेक्ट, 25 टन से नीचे। सो इंडियन आर्मी ने 25 टन से नीचे लाइट वेट टैंक्स बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च की है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट जोरावर। अब ये लाइट टैंक बनाना क्यों चाहती है? 2-3 कारणों से। स्पीड हो सके क्योंकि काफ़ी भारी होती है टैंक्स, दूसरा फास्टली ऑपरेट कर सके, तीसरा लद्दाख जैसे रीजन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइट वेट टैंक्स का होना, जिसे चाइना के फ्रंटियर को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सके। और ये जो प्रोजेक्ट जोरावर है वो लद्दाख रीजन के प्रोटेक्शंस के लिए ही, जो इंडियन आर्मी को लाइट वेट टैंक्स की रिक्वायरमेंट है लद्दाख के लिए, उसी के लिए बनाया गया है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? प्रोजेक्ट जोरावर। क्यों? देखिए, तो जोरावर कौन थे? जोरावर सिंह ये थे जनरल ऑफ गुलाब सिंह। अब गुलाब सिंह थे जम्मू के किंग। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी जम्मू किंग, तो उसके जोरावर, उन्हीं के नाम पे इस प्रोजेक्ट को रखा गया है। और जोरावर सिंह को कन्क्वेरर ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। कन्क्वेरर ऑफ लद्दाख। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि कन्क्वेरर ऑफ लद्दाख किसे कहा जा सकता है? जोरावर सिंह, जिसके नाम पे प्रोजेक्ट जोरावर इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें 350 लाइट वेट टैंक्स बनाए जाएंगे। अब ये लाइट वेट टैंक्स बनाएगी कौन? ये बनाएगी DRDO एंड L&T। क्लियर? आई होप कि आपको प्रोजेक्ट जोरावर क्लियर होगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में रखने हैं। और अगर मैं आपको एडेड इन्फॉर्मेशन दूँ तो अभी इंडिया के पास टोटल 3 टाइप के टैंक्स होते हैं। एक अर्जुन टैंक, दूसरा है T-90 और T-72। ये 3 टैंक इंडियन आर्मी के पास है। करेक्ट। अर्जुन टैंक मार्क MK1, जिसे इसकी जो अगर वेट मैं बात करूँ, ये 68 टन से भी ऊपर है, 64 टन। इसकी जो वेट है ये आपका 46 टन है, और इसकी जो वेट है वो 45 टन है। लेकिन इतने हिली एरियाज़ में इतना हेवी टैंक्स को इंस्टॉल करना या कैरी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जिससे हम लोग वॉर के टाइम पे हमें एज नहीं मिलता। इसलिए लाइटर टैंक की रिक्वायरमेंट अब इंडिया को है, जिससे इवन इंडिजिनस हो वो टैंक, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो तो ज़्यादा हम लोग रिलायबल हो सकते हैं। और अब देख रहे हैं काफ़ी वेट है इनकी, राइट। तो हमें ऐसे टैंक चाहिए जो अर्जुन टैंक के सारे फीचर्स अवेलेबल हो, वो भी लाइट वेट होनी चाहिए, जहाँ पे आसानी से हम बर्फीले ग्लेशियर जैसे जगहों पे भी हम उनको लेकर के जा सके, क्योंकि हेवी के कारण क्या होता है, वो धंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ग्लेशियर एरियाज़ में। और आपको पता है पूरा लद्दाख एक ग्लेशियर एरिया है, जिसकी वजह से हमें लाइट वेट टैंक्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो अभी इंडिया की आर्मी की आर्सेनल के अंदर ये 3 टैंक है, तो आपको ये भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, क्लियर? आई होप। चलिए बात करते हैं लॉ कमीशन। देखिए लॉ कमीशन क्यों है न्यूज़ में। 22nd लॉ कमीशन गठित कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और करेक्ट, लॉ कमीशन गठित कर दिया, 2 सालों के बाद गठित किया है। पहले मैं लॉ कमीशन के बारे में बता देता हूँ। इनका लॉ कमीशन जो है वो एक, आप समझिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। बहुत लोगों को लगता है कि लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन की तरह, ऐसा नहीं है। ना ही ये स्टैच्यूरी बॉडी है, ना ही किसी कानून से पारित होकर के बनी है। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो सरकार फ्रॉम द टाइम टू टाइम गठित करती है। पर्पस क्या होता है गठित करने का, कि सरकार को लॉ कमीशन अपने रिपोर्ट से भारत देश में जो लॉ की समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए रिकमेंडेशन कर सके, और उसी लाइन पे सरकार बिल ला सके पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर रेप की समस्या है, बहुत सारी चीज़ों की समस्या है, या कोई भी भारत देश में लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसको अमेंड किया जा सके भारत में कानूनों को, जिससे हम भारत को एक एफिशिएंट कंट्री बना सके। तो लॉ कमीशन इस तरीके की रिकमेंड, जनरली इनका जो टर्म होता है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, टर्म 3 सालों का होता है। ठीक है, 3 इयर्स के लिए ये गठित करी जाती है, और बहुत सारे रिपोर्ट्स लॉ कमीशन बनाती है, टेबल करी जाती है सरकार के पास। अगर मैं फर्स्ट लॉ कमीशन की बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट लॉ कमीशन, तो देखिए आज़ादी से पहले चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जब पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था डिटेल्ड में। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में के प्रोविजंस में एक फर्स्ट लॉ कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया था, और उस लॉ कमीशन के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो कौन बने? लॉर्ड मैकॉले। तो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। बट आज़ादी के बाद 1955 में
इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट लॉ कमीशन बना, और हम यहाँ से ही काउंट करते हैं 22 फर्स्ट लॉ कमीशन जो बनी वो MC सेतलवाड, आपको पता होगा MC सेतलवाड भारत देश के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते थे, ठीक, करेक्ट, और लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल भी थे। तो फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे? MC सेतलवाड। एंड 22 लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं ऋतुराज अवस्थी। ये है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका। जिन्होंने हिजाब पे वर्डिक्ट दी थी वो है ऋतुराज अवस्थी, 22 लॉ कमीशन के चेयरमैन। तो आपको याद क्या रखना है? रिसेंटली 22 ये नंबर याद रखना है कि 22 लॉ कमीशन सेटअप किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ऋतुराज अवस्थी उसके चेयरमैन है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। टर्म कितने साल का है? फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया था, किस चार्टर्ड एक्ट से आया था, और इसी के बाद क्रिमिनल CRPC वगैरह बनाया गया था। इसी लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया, हमारा कोडिफाइड किया गया हमारे इंडिया के लॉ को, राइट। तो इसी लॉ कमीशन का काम था। लॉर्ड मैकॉले फर्स्ट हमारे लॉ कमिश्नर के चेयरमैन बने थे, और इंडिपेंडेंट इंडिया में MC सेतलवाड बने थे। और अगर एग्ज़ाम में कहीं किसी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इससे पहले जो लॉ कमीशन था 21 उसके चेयरमैन कौन थे, तो BS चौहान, BS चौहान, ये भी आप याद रख सकते हैं, करेक्ट है। चलिए, जब लॉ कमीशन की बात हो ही रही है तो हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। AGI देखिए, आर्टिकल 76 बात करती है 1 to 4, आर्टिकल 76 1 से लेकर 4 तक कि हमारे देश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट किए जाने चाहिए। कौन इन्हें कंस्टिट्यूट किया जाता करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये फर्स्ट लॉ मेंबर होते हैं, फर्स्ट लॉ मेंबर आप कह सकते हैं, फर्स्ट लॉ मेंबर या फिर ऑफिसर ऑफ इंडिया, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, करेक्ट, किसे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है R वेंकटरमणी, R वेंकटरमणी बिकेम द 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 से अपॉइंट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं कितने साल के लिए? दैट इज़ ऑन द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। रिमूवल भी यही करते हैं, इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन नहीं करी गई है। कुछ बातें मेंशन करी गई है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के की वजह से। मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे देश के थे वो MC सेतलवाड थे, काफ़ी टाइम तक रहे, 1951 से लेकर के 1963 तक, राइट, काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा उनका। और इससे पहले जो थे KK वेणुगोपाल हमारे हुआ करते थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, करेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविज़न है? अब ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होने की वजह से भारत देश के किसी भी पार्लियामेंट में, भारत देश के पार्लियामेंट में किसी भी इंडिया के अंदर कोर्ट में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे ये बैठ सकते हैं, अपनी बातों को बोल सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, करेक्ट। किसी भी इस पर्टिकुलर राज्य के स्टेट असेंबली में भी ये जा सकते हैं, वहाँ पे भी बैठ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं चीज़ें। प्लस पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी होगी, अगर वो उनके मेंबर होंगे तो वहाँ पे भी उस पर्टिकुलर मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं एज ए AGI, करेक्ट। और बट सिर्फ एक पावर नहीं है कि पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में कभी भी वो बैठेंगे तो उनके पास वोट करने की पावर नहीं होती है। अदरवाइज he or she is free to go anywhere, attend any meetings in the parliament or the state assemblies, high court, supreme court, lower court, judiciary। प्लस एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल सर्वेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये अटॉर्नी जनरल होते हुए भी कोई प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं आराम से, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं। यस, गवर्नमेंट में नहीं होल्ड करेंगे, लेकिन आप प्राइवेटली किसी का भी केस लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एज अ लॉयर अपने जो भी ड्यूटीज़ है उसको डिस्चार्ज ना करें, करेक्ट। और इनका काम क्या होता है? सरकार की जितने भी केसेस होते हैं उन केसेस को रिप्रेजेंट करना खुद के द्वारा या फिर अपने अंदर जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनके द्वारा, करेक्ट। तो गवर्नमेंट से अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कभी जवाब मांगती है तो यही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया का केस आ जाता है या फिर कोई भी केसेस आएंगे तो ये काम होता है उनका हायर कोर्ट्स में देखना।
और सेकंड लॉ ऑफिसर की अगर हम बात करें, लॉ ऑफिसर वो कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कभी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी कौन है? तुषार मेहता। तो ये इनका काम क्या होता है? ये एजीआई को एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एजीआई कभी कभी इनको भी भेजते हैं कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बट एक बात याद रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, बट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के कारण इनके पास कुछ एडेड पावर्स हैं। करेक्ट। सॉलिसिटर जनरल के पास सिर्फ एग्जिस्टेंस है और ये इनको रिपोर्ट करते हैं, एजीआई को रिपोर्ट करते हैं। आई होप आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होगा एग्ज़ाम में, बस आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो आज का करंट अफेयर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर आपको मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा 2-3 टॉपिक्स पे, करेक्ट। वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि आज ही कर दूँ जो डिटेल वीडियो होगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको बहुत डिटेल में समझाने की रिक्वायरमेंट फ्रॉम A to Z। तो इस तरीके के भी एक स्पेसिफिक टॉपिक वाइज वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। बाकी ये जो करंट अफेयर्स है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट है, उतना मैं आपको हर टॉपिक से बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।